हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी MCO 05 की, जिसका है यूनिट 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट उसका एक रीज़न था। चलिए कोई बात नहीं, तो जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है यूनिट 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, फाइनेंशियल स्टेट देखो, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं हम लोग, हमको उनको एनालाइज भी करना पड़ता है। एनालाइज करने का ज़रूरत क्या है, देखो जनरल चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, उनको जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें हमारे जो बिज़नेस है उसका हमें फ्यूचर पता लगेगा। कैसे फ्यूचर पता लगेगा कि हम लोग आगे बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या बिज़नेस आगे ग्रो करने लायक है भी कि नहीं, चलने लायक है भी या नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of identifying financial strengths and weakness of the firm by properly establishing relationship between the items of the balance sheet and the profit and loss account। देखिए साहब, मैंने अभी यही बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो इसलिए हमें एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम देख सकें कि जो हमारा बिजनेस है उसमें क्या कमजोरी है, क्या उसकी ताकत है, और उसको हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसका PNL वगैरह सब बैलेंस शीट वगैरह देख के समझते हैं। यही तो उसकी ताकत है। इसी को तो हम देख के बिज़नेस को देख सकते हैं ना कि बिज़नेस कैसा अच्छा चल रहा है। वैसे थोड़ी कि बिज़नेस की लाखों करोड़ों की टर्नओवर हो रही है लेकिन प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। हमें उसे अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द एनालिसिस आर जनरली यूज। ये 5 तरीके के मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंडेक्स ट्रेंड एनालिसिस, और ये डुओ पॉइंट एनालिसिस। पढ़ते हैं इनके बारे में। तो रेशियो इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और interdependent items. When ratios are calculated on accounting information, then that is called accounting ratios। देखो सिंपल सी बात है। अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है जो न्यूमेरिक आइटम्स होते हैं उनको हम आपस में कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या है और उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसी को हम इनको हम अकाउंटिंग रेशियोज़ भी कहते हैं। रेशियो एनालिसिस को जो हम लोग हमारा आंसर निकलता है उसको हम अकाउंटिंग रेशियोज़ भी कहते हैं। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमारा रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी था, 12th में भी था, इवन इफ हम लोग BCom में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई इशू होगा। ये सारे फॉर्मूलाज तो हमें टिप्स में याद होने चाहिए, और अगर नहीं भी हैं तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये तो ऐसा टिप्स में यूँ देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ अभी जो यहाँ पे ये वैल्यू निकलनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू निकलनी चाहिए, आपकी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बट एग्ज़ाम में फॉर्मूला शो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा। इसने बोला अ लॉट ऑफ एंटिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इन्वेस्टर मेक यूज ऑफ द एनालिसिस टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। देखिए जो रेशियो एनालिसिस वो निकाली जाती है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री रेशियो और ये क्या नाम है डेप्ट रेशियो, ये सारी जो रेशियोज़ निकाली जाती हैं ये क्यों निकाली जाती हैं? देखो बाहरी लोग जो हैं कंपनी के, वो एक बिज़नेस के अंदर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वो इन रेशियोज़ को देखेंगे, क्योंकि उनको इन्हीं को तो देख के पता लगेगा ना कि हाँ बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो अंदर घुस करके जान जाएंगे सामने, ये सब करना वो है मुश्किल है। तो इसलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज, हेल्पफुल इन लोकेटिंग वीकनेस, हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉरकास्टिंग। सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये हमें सिर्फ इतना हेल्प करते हैं कि हमको इस पे बिज़नेस की ताकत और कमज़ोरी जानने में मदद मिलती है, और फ्यूचर में ये बिज़नेस कैसा ग्रो कर सकता है, ग्रो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर बिज़नेस को बंद करना है कि बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, उस पर ही हमको मदद करता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन, limited use of a single ratio, absence of uniformity, ignoring qualitative factors, ignoring price level changes, window dressing। देखिए क्या है इसमें, क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर डाटा गलत हो गया तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत भी हो सकती है, और इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है। इसमें है ना यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ चीज़ें गलत भी बता सकता है। और इग्नोरिंग क्वालिटेटिव फैक्टर्स का मतलब है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे चलता है, न्यूमेरिक्स पे चलता है, क्वालिटी पे नहीं चलता। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस का टर्नओवर कम है तो ये टर्नओवर कम दिखाएगा, उसको प्रॉफिट कम दिखाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं दिखाएगा। क्योंकि क्वालिटी जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, ये गुडविल को थोड़ी शो करेगा आपकी। गुडविल एक आदमी की इतनी अच्छी है मार्केट में कि उसका बिजनेस अभी 10 साल चल सकता है, लेकिन वो गुडविल को शो नहीं करेगा। तो यानी क्वालिटी फैक्टर्स, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं वो इसमें इग्नोर कर दिए जाते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि इसमें ना गलत इन्फॉर्मेशन दिखा करके आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। यह है विंडो ड्रेसिंग का मतलब। फॉर एग्जांपल कोई हमने गलत वैल्यू दिखा दी और उसको देख करके हम लोग इन्वेस्ट करने लग जाएं, लेकिन क्या नाम है उस पर क्या हम लोग उस वैल्यू पे भरोसा कर रहे हैं, और वो वैल्यू तो इन्होंने ही बनाई है ना, किसी बाहर वाले ने तो बनाई नहीं है, इसलिए।
नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कवर अ डिफरेंट टाइम फ्रेम बट are formatted in a manner that makes comparing line items from one period to the of a different period an easy process. It's a simple process to compare the gross sales generated in a previous month, quarter or year. Comparing generated revenue from one period to another can add another dimension to analyzing the effectiveness of the sales effort. सिंपल सी बात है ये जो इसमें क्या है कि इस ईयर की जो सेल्स हैं और उसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाता है। रेवेन्यू जो इस साल का रेवेन्यू है लास्ट ईयर का रेवेन्यू है, तो लास्ट ईयर से हमने कितना ग्रो किया है, क्या हम लोग माइनस में गए हैं क्या प्लस में गए हैं, उस तरह की स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। कॉमन साइज रेशियोज आर यूज टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज कंपनीज और ऑफ द सेम कंपनी ओवर डिफरेंट पीरियड्स। A common size analysis is a type of ratio analysis where in case of income statement sales is the denominator and in case of balance sheet funds employed or total net assets is the denominator and all items are expressed as a relation to it। देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ही कंपनी, लेकिन उसका क्या है ना कि जो साइज़ है डिफ़र है, एक कंपनी का साइज़ डिफ़र है दूसरी कंपनी का साइज़ डिफ़र है, उनको आपस में जब हम लोग वो करते हैं, आपस में जब एनालाइज करते हैं उसे कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको शो किया गया जो कॉमन साइज एनालिसिस है उसे हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। ठीक है। और इन केस ऑफ बैलेंस शीट के केस में जो हमारा है टोटल नेट एसेट्स उनको हम लोग डिनोमिनेटर बेस के तौर पे लेते हैं और उसके तौर पे हम लोग बाकी सारे रिलेशंस को देखते हैं कि क्या हमारा एनालाइज बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेट्स द परसेंटेज चेंज फॉर वन अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 2 years or more. At the time of calculating, then trend of first year is taken as base year and the all figures of the base year are taken as 100%. Terms in the subsequent years is compared with the base year and the percentage is over 100%, then it indicates increase over the base year and vice versa। देखो क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 years चले गए 2014, 15, 16 और 17। ठीक है। अब हम लोग क्या है जो 14 ईयर था ना इसका हमने सेल को हमने बेस ले लिया, इसकी सेल थी 10 लाख की, 10 लाख की सेल थी, हमने इसको बेस ले लिया। अब यहाँ पे कितनी सेल हुई 15 लाख, यहाँ पे हुई 8 लाख, यहाँ पे हुई 20 लाख। ठीक है। तो हमने इसको बेस मानते हैं, जिसकी सेल हमारी 10 लाख की थी इसको हमने बेस बना लिया। अब इस पर क्या है 10 लाख के ऊपर 15 लाख जब परसेंटेज निकाला गया तो 150% हो गया, यानी कि 50% से हमारी सेल बढ़ गई। और वहीं यहाँ पे जब क्या है तो ये 80% हो गया, यानी कि -20% से ये सेल हमारी घट गई। और वहीं पर जो ये है 20 लाख हो गया, यानी कि हमारी सेल डबल हो गई, यानी 200% हो गया, यानी 100% से हमारी सेल बढ़ गई। तो क्या है यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग एक बेस ईयर ले लेते हैं। ठीक है। और बेस ईयर को लेने के बाद हम लोग उसके तौर पर बाकी के जो ईयर्स हैं उनका एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारा ईयर निकल रहा है, कैसे हमारी कंपनी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है DU पॉइंट एनालिसिस। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आ गया तो एग्जाम में मुश्किल हो जाएगा। वाइल रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, one would be left in a confusion with optimum ratio calculation in hand. Hence, DuPont company had a given a structured form of doing financial statement analysis for the first time, and from here on most analysts started using the technique। देखिए क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो हम लोग एनालाइज कर लेंगे रेशियो एनालिसिस के उससे हेल्प से। ठीक है। लेकिन उनको फिर भी हमको है ना एनालाइज करना लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई तरह के रेशियो एनालिसिस हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। तो ये DuPont करके कंपनी थी, ये जो DuPont है ना, ये DuPont करके कंपनी थी, इसने टेक्निक दी कि आप लोग इस टेक्निक से काम करिए तो आपको ईजी रहेगा, और उसी टेक्निक को लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो दिस सिस्टम मर्जेस द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इनटू 2 समरी मेजर्स। ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को दो तरह की समरी में बदल देता है। पहला है ROA, दूसरा है ROE, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये इनको निकालने के लिए 3 तरह के रेशियोज़ को इस्तेमाल करते हैं। बस खाली रिटर्न ऑन एसेट्स में कितना रिटर्न आया, इक्विटी में कितना रिटर्न है, खाली ये इन 2 रिपोर्ट्स को निकालता है। और उनको निकालने के लिए ये इन तीनों को यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को, एसेट टर्नओवर रेशियो को और इक्विटी मल्टीप्लायर को। इन रेशियोज़ को इस्तेमाल करके ये इन दोनों चीज़ों को शो करते हैं। DuPont कंपनी की ये टेक्निक्स थी। DuPont कंपनी का टेक्निक क्या था, DuPont कंपनी कहती है कि हम ROA ROE निकालते हैं, इससे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हमें पता लग जाएगी। और ROA ROE निकालने के लिए वो रेशियो एनालिसिस की 3 रेशियोज़ है जिनकी वो हेल्प लेते हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो और इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये 5 तरह के रेशियो एनालिसिस, 5 तरह के एनालिसिस थी, रिपोर्ट्स थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास अब मेन है हमारा रेशियो। हमारे पास बहुत तरह की रेशियोज है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इन सब के फॉर्मूलाज मैंने साइड में दे रखे हैं। जैसे करंट रेशियो का है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो का है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज। तो मैंने इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज आपको सामने दे रखे हैं, इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और इनकी सबको आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी। इसमें 1-2 नए फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे खाली, बस और कुछ नहीं, बाकी सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ये सारे टोटल कुल मिला के मैंने यहाँ पे 15 आपको रेशियोज दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको 5 से 10 नंबर का मैक्सिमम आंसर है। इसलिए इन रेशियोज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन रेशियोज़ को जब आप याद कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका कैलकुलेशन और इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 15 कितने टोटल 5, 5, 10, 5, 15 रेशियोज़ है। 15 रेशियोज़ आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।